हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टीसीएल। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग ने आपातकाल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो वित्तीय आपातकाल, यह आपातकाल देश में पैसों या अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े संकट के समय लगाया जाता है। जब अपने देश में पैसों या अर्थव्यवस्था से इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखो, यह कब लगता है? जब देश में गंभीर आर्थिक संकट पड़ जाए या भारत की वित्तीय साख यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में पड़ जाए, उस टाइम पर ये लगता है, ठीक। अब देखते हैं ये कैसे पास होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ने आपको पीछे पढ़ाया था, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ाया था, तो उसी प्रकार से हम वित्तीय आपातकाल की स्थिति देखते हैं कि किस तरीके से ये पास होता है। तो ये कैसे पास होता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा करने के बाद 2 महीने के भीतर, बेटा टाइम पीरियड याद रखिएगा, 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स, 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन कौन से? एक तो निम्न सदन और एक अपर सदन। निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। अपर सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा से अलग-अलग साधारण बहुमत यानी 50% प्लस 1 द्वारा इसे पारित कराना जरूरी होता है। मतलब इसे वित्तीय आपातकाल को पास कराने के लिए आपको साधारण बहुमत ही चाहिए होता है। साधारण बहुमत चाहिए होता है, विशेष बहुमत नहीं चाहिए होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। विशेष नहीं चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। मतलब जितने भी लोग हैं उसके 50% प्लस 1, आधे से ज्यादा लोग अगर उसे पारित कर देते, उसको पास करा दिया, उस पर साइन कर दिया, तो आपका वित्तीय आपातकाल का प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वित्तीय आपातकाल को ये कैसे पास होता है? साधारण बहुमत से कि विशेष बहुमत से? तो आंसर करेंगे आप लोग साधारण बहुमत से, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब देख लेते हैं, वित्तीय आपातकाल तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के बारे में। ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन की, प्रेसिडेंट रूल्स की। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य हैं जहां अभी तक की राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, ठीक। आप देख लेते हैं कि हमारे देश में कौन-कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और कितनी बार लगा है, ठीक। तो देखते हैं इस क्रम में मणिपुर में सबसे ज्यादा बार लगा, 11 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और अपने यूपी में 10 बार लगा है, अपने उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है, ठीक है। और पंजाब में 9 बार लगा है राष्ट्रपति शासन, बिहार में 8 बार लगा है, कर्नाटक में 6 बार, और इसी के साथ राजस्थान में 4 बार लग चुका है और मध्य प्रदेश में 3 बार लग चुका है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आपातकाल देख लिया। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी न्यायिक शक्तियां थी उसके पास, है ना, और जितने उनके पास अधिकार है कि वो किसको अपॉइंट कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स है, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, तो वो सब तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखते हैं ये कुछ पद होते हैं जिनपे ये खुद नियुक्ति करते हैं, ठीक। ऐसे कुछ से संवैधानिक पद होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति के पास कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार होता है। जैसे कि कौन से? एक तो ये यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। देखो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 के तहत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 में क्या है? यूपीएससी, ठीक। फिर देखो आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 के थ्रू ये राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन करते हैं। राजभाषा आयोग का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन करते हैं। तो आपका राजभाषा आयोग कौन से आर्टिकल में है? 344 में। 344, आर्टिकल 344 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 324। देखो आर्टिकल 324 में पहले तो ये याद कर लो कि निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आर्टिकल 324 में मिलता है, ठीक। तो आर्टिकल 324 के 2 में ये हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सारी चीजें जितनी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जो राष्ट्रपति के काम होते हैं, वो सब जितने आर्टिकल उनसे रिलेटेड है वो मैंने इसमें लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में 324 का 2 आर्टिकल आता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी का फुल फॉर्म भी आ जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, के साथ साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। तो भाई एक तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएगा, और दो कौन आ जाएंगे? 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर आ जाएंगे, 2 आयुक्त होंगे जो इनकी हेल्प करेंगे। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 324 के 2 के तहत करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब हमने राष्ट्रपति के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, जितनी जितनी आती हैं, और भी जो भी अगर रह गई होंगी तो हम आपको वो करवा देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अपने भारत में कौन कौन से राष्ट्रपति कब रहे हैं, और उन समय पे जब वो रहे हैं उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, कौन से अपने सीट पे रहते हुए खत्म हो गए हैं, या ऐसा कोई जो आपका सीजीआई रहा हो वो राष्ट्रपति रहा हो, तो इन सब के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट सबको पता होगा, है ना, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब से कब तक थे? तो 1952 से 1962 तक की 10 साल तक ही रहे, 2 बार बने हैं, ठीक है। 5 साल का टाइम पीरियड होता है, 2 बार बने हैं, ठीक। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। अब एक और चीज इनका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यह भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार पूरे 10 साल के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीतकर इस पद पर रहे हैं। एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही ऐसे थे जो आपके लगातार 2 बार चुनाव जीतकर इस पद पर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनकी टाइम पीरियड जस्ट इसी के बाद है, देखो 1962 है, 1962 के बाद 1962 से फिर से हुए होंगे ना इलेक्शंस, तो 1962 से 1967 की टाइमिंग आ गई, ठीक है। 1962 से 1967 5 ईयर्स का टेन्योर होता है ना, तो आ गया। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। अच्छा, साथ ही साथ जिस समय हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, उसी टाइम ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और ये पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही हमने लिखा हुआ है, राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से आपके जो राष्ट्रपति की लिस्ट है जिसमें वो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, ठीक है। अभी ये चीज देखो कि मैंने ये आपको एक लिस्ट बना के भी बताया हुआ है, जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देख ले, नहीं तो इसमें भी मैंने ये चीज क्लियर की है कि हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में, पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था, जिस समय भारत चीन का वॉर चल रहा था। तो अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश का पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा। अब आपातकाल कौन लगाता है? आपको पता है, राष्ट्रपति लगाते हैं। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? यही थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्हीं के राष्ट्रपति रहते घोषित किया गया था आपातकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। हमने 52 से शुरू किया, 1952 से 1962, ये यहाँ पे कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। उसके बाद 62 से 67 पर कौन रहे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। उसके बाद 67 से आपका ओनली 69, 2 ईयर्स। क्यों 2 ईयर्स? क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगी। केवल 2 साल के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पद पे रहते हुए ही खत्म हो जाएंगे, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। ये भारत के पहले ऐसे, पहले याद रखिएगा, पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जी पहले हैं, ठीक है, पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके अपने पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये अब पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा कि इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं, इनका सबसे छोटा कार्यकाल था। देखो, पद पर रहते हुए निधन होने के कारण इनका कार्यकाल राष्ट्रपतियों में सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट टेन्योर था। क्वेश्चन आ सकता है कि पद पर रहते हुए इन लिस्ट दे दी जाएगी, 4-5 राष्ट्रपति के नाम दे दिए जाएंगे, कहेंगे इन सब में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का रहा है। किसका रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। कब से कब तक रहा है बच्चों? देखो 67 से 69 तक रहा है, ठीक है। ये भी राष्ट्रपति बनने से पहले देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हमने बताया ना, ऐसे कई राष्ट्रपति जी हमारे यहाँ रह चुके हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया है, ठीक है, जिसमें से आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देखो कि इनकी मृत्यु हो गई ना, इनकी मृत्यु हो गई तो कोई ना कोई तो आएगा जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा ना। तो ये मैंने ये वाली बात आपको पहले भी बताई हुई है, ठीक। अब आगे देखते हैं। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह का विशेष किस्सा, इनका विशेष किस्सा है, देखते हैं क्या होता है। पहले हम वहां पे आपको बता देते हैं पिछली वीडियो में। देखो, ये यहाँ पद पे रहते हुए इनकी 69 में मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस टाइम पे जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो थे वीवी गिरी जी, ठीक। ये वीवी गिरी जी थे। अब ये क्या बन जाएंगे? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जाकिर हुसैन जी जो कि उस समय पे राष्ट्रपति के पद पे थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। अब ये जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं, अब राष्ट्रपति के चुनाव होने है ना, ये हमेशा तो रह नहीं सकते, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। अब वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव होने, जब राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं तो इन्होंने कहा हमें भी पार्टिसिपेट करना है वीवी गिरी ने। तो जब इन्होंने कहा कि हमें पार्टिसिपेट करना है, तो ये तो उपराष्ट्रपति के पोस्ट पे है, तो पद पे रहते हुए तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने क्या किया? उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से दे दिया इस्तीफा। अब जब इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, तो अपने देश में ना ही राष्ट्रपति हैं और ना ही उपराष्ट्रपति हैं,
ठीक है। तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में कोई ना कोई तो एक ऐसा बंदा होगा ना जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की पोस्ट संभालेगा। तो उसी क्रम में एम हिदायतुल्लाह जी का योगदान है, देखते हैं। देखो, ये एकमात्र ऐसे सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति बने। कैसे? जब ये दोनों नहीं थे तो उस टाइम पे ये राष्ट्रपति बने, मैंने लिखा हुआ है तो बताते हैं। ये भारत के अकेले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ तो उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरि जी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला, लेकिन वीवी गिरि जी को खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो गया। इसीलिए नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। समझ गए बच्चों? चलो आगे मूव करते हैं। देखो, वीवी गिरि जी, हमने आपको बताया ना कि वीवी गिरि चुनाव के लिए लड़े थे। तो देखो, फिर से 52 से 62 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, 62 से 67 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं, 67 से 69 तक कौन रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अब इनकी मृत्यु हो गई, सडन मृत्यु के उस टाइम पे आपके कौन थे? याद करिए, वीवी गिरि जी थे, लेकिन उन्होंने उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर एम हिदायतुल्लाह जी आए कार्यवाहक राष्ट्रपति, लेकिन अभी भी तो चुनाव होने हैं। तो जब चुनाव हुए तो 69 से 74 अब कौन आएगा? वीवी गिरि जी। कैसे आएंगे ये देखो, इंपॉर्टेंट है। देखो, दूसरे चक्र की मतगणना, सेकंड राउंड वोटिंग काउंटिंग, देखो वोट काउंटिंग, देखो हमने ये दूसरे चक्र की मतगणना क्या है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जब हमने इनका इलेक्टोरल सिस्टम बताया हुआ है, शायद सेकंड वीडियो में है या फर्स्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखा है वो देख ले, वरना उसे ये चीज समझ में नहीं आएगी। इतिहास में यह अकेला ऐसे राष्ट्रपति चुनाव था, इतिहास में यह अकेला ऐसा राष्ट्रपति चुनाव था जिसमें पहली पसंद की गिनती में किसी को बहुमत नहीं मिला। मतलब ये लिस्ट होगी ना, 3-4 लोग होंगे, मान लो 1 2 3 4। तो जब यहाँ पे वोटिंग हुई तो किसी को इतने वोट नहीं मिले कि वो राष्ट्रपति डायरेक्ट चुन लिए जाए। तब क्या होगा? सेकंड राउंड की गणना होगी, है ना। तो वही चीज है, फिर सेकंड राउंड की वोटों की गिनती करनी पड़ी। जब मतलब केवल यही ऐसे चुनाव थे जिसमें हमें सेकंड राउंड की वोटों की गिनती करनी पड़ी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराकर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल। पहला लगा था 62 में, ठीक है, पहला लगा था 62 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के समय पे, भारत चीन का युद्ध चल रहा था। अब दूसरा लगेगा 1971, दौर है 1971 का, भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, आपातकाल लगना है, राष्ट्रीय आपातकाल लगना ही लगना है। तो ये तो देश का दूसरा होगा ना, तो दूसरा आपातकाल लगा। ये किसके समय पे लगा? वीवी गिरि जी के टाइम पे लगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद भी संभाल चुके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी, इनका टाइम पीरियड क्या है? 74 से 77। अब देखो, तीसरा आपातकाल लगेगा। देखो 75 इसी में आएगा ना, 1975 इसी में आएगा, ऐसे लिखो 1975 इसी में आएगा। इस समय पीएम कौन है? हमारी इंदिरा गांधी जी पीएम है, इंदिरा गांधी जी पीएम है। ठीक, तो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा 1975। 25 जून 1975 को देश में जो तीसरा और सबसे चर्चित आंतरिक आपातकाल, भाई इसमें आंतरिक शांति के आधार पर लगा था ना, इसमें मैंने आपको 5वीं वीडियो में बताया है कि आंतरिक शांति को हटा दिया, वो ये वर्ड हटा दिया गया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह वर्ड ले आया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। और ये किसने करवाया था? जब इसके बाद पीएम, ये तो चले गए थे, तो इसके बाद पीएम कौन से बने थे? मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तब इन्होंने आपातकाल के नियमों को कड़ा कर दिया ताकि कोई भी पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए इमरजेंसी ना लगा पाए। ये सब मैंने आपको 5वीं वीडियो में बहुत एक्सप्लेन से बताया हुआ है, जिसने नहीं देखा है जाके देख ले। चलो मूव करते हैं, यहीं पे देखते हैं। तो सबसे चर्चित आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, उस पर हस्ताक्षर इन्हीं राष्ट्रपति ने किए थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी ने ही इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक, कार्यकाल के दौरान निधन, देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ऐसे पहले थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, और उसके बाद यह भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए 1977 में हो गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद जी दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। आगे पढ़ते हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982, फुल टाइम 5 साल। ठीक है,
देखते हैं, निर्विरोध जीत। यह भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो चुनाव में बिना किसी विरोध के यानी कि निर्विरोध चुने गए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि अपने भारत के इतिहास में निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। क्वेश्चन आएगा कि भारत के इतिहास में ऐसे कौन से दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, तो कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से सीजेआई हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर चुके, तो एम हिदायतुल्लाह जी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पद संभालने से पहले तक, जब तक कि हमारी राष्ट्रपति जो प्रेजेंट टाइम पे हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके पहले तक की, जब ये नहीं थी उससे पहले तक, यह भारत के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इसका मतलब ये सेकंड सबसे यंगेस्ट है। पहले तो द्रौपदी मुर्मू जी हो गए और सेकंड कौन हो गए, नीलम संजीव रेड्डी जी हो गए। ठीक है, अब देखो, एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष, यह देश के अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी जी आपके लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी जैल सिंह जी, इंपॉर्टेंट है, 1982 से 1987 इनका टाइम पीरियड है। देखो, प्रथम सिख राष्ट्रपति, यह भारत के पहले और एकमात्र सिख राष्ट्रपति बने। अब देखो, पॉकेट वीटो, ये वीटो क्या होता है, आर्टिकल 111, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कितने टाइप के वीटो होते हैं, पॉकेट वीटो, आत्यंतिक वीटो, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो देखो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक यानी पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे अमेंडमेंट लिख लो, अमेंडमेंट बिल के मामले में इन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो की शक्ति का इस्तेमाल किया था। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया था कि ये पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था तो इन्होंने अपनी जेब में रख लिया था, ना इस पे इन्होंने मना किया ना मंजूरी भरी, बस इसको जेब में अपने रख लिया था। इसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। तो यही आपके ज्ञानी जैल सिंह जी थे जिन्होंने रख लिया था। ठीक है, पॉकेट वीटो का मतलब देख लो, जब राष्ट्रपति किसी, ये हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जब राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो मंजूरी देते हैं और ना मना करते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद के वापस भेजते हैं, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए रोककर अपनी जेब में रख लेते हैं, इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। तो केवल एकमात्र यानी जैल सिंह जी ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, मोस्ट फेमस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, 2002 से 2007 की टाइमिंग याद रख लीजिएगा, 2002 से 2007 की टाइमिंग। क्यों, क्योंकि इसी में तो आरटीआई आएगा, 2005 है ना। देखो, इनको हम जनता के राष्ट्रपति भी कहते हैं, पीपल्स प्रेसिडेंट। अपनी सादगी, बच्चों व युवाओं से प्यार और मिसाइल मैन की पहचान के कारण इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, आरटीआई कानून 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन, देश में पारदर्शी शासन के लिए 2005 में आया ऐतिहासिक सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन कानून इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुआ था। आरटीआई को संविधान के अनुच्छेद 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीआई क्वेश्चन आएगा कि आरटीआई कौन से अनुच्छेद में आता है, तो 21 में आता है। ठीक है, यानी जीने के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। जीने का अधिकार, यही तो है जीने का अधिकार, अभी पढ़ाया था जीने का अधिकार। ये तो निलंबित नहीं होता है ना, आपातकाल के समय ये भी बताया था, दोष सिद्धि से संबंधित, वो भी कन्विक्शन भी नहीं होता है ना, आर्टिकल 20 में था, ये भी बताया था। चलो, विश्व विद्यार्थी दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, शिक्षा और छात्रों के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 15 अक्टूबर को उनका बर्थडे होता है, उसी दिन विश्व विद्यार्थी दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, इनके बारे में क्या है। इनकी टाइम पीरियड क्या है, 2007 से 2012। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। ठीक है, अब देखो, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के इतिहास में सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति का सर्वोच्च संवैधानिक पद ही तो होता है, पर बैठने वाली सबसे पहली महिला, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी। ठीक, अब इनके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिए हुए। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर 1 जनवरी 2014, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में लंबे समय से मांग में रहे लोकपाल बिल को इन्होंने 1 जनवरी 2014 को साइन करके कानून बनाया। ठीक है, लोकपाल बिल पर किसके साइन थे, प्रणब मुखर्जी जी के साइन थे। कब हुए, 1 जनवरी 2014 को, इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। फिर जीएसटी बिल पे भी साइन किया इन्होंने 8 सितंबर 2016, 1 जनवरी 2014 को साइन किया इन्होंने लोकपाल बिल पर, 8 सितंबर 2016 को साइन किया जीएसटी बिल पर। पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर,
वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था लागू करने वाले जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल पर इन्होंने 8 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति दी थी। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी जी ने दो बिलों पर दी थी। एक तो लोकपाल बिल था, ठीक है, दूसरा जीएसटी बिल था। इन दोनों पे इन्होंने साइन किए थे प्रणब मुखर्जी जी ने। आगे बढ़ो। रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022 दूसरे दलित राष्ट्रपति। श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने। अब क्वेश्चन ये आता है और आप सबके भी दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर दूसरे दलित राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी थे तो पहला कौन था? तो पहला कौन था? के आर नारायण जी। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन, जो कि इनकी टाइमिंग क्या थी? 1997 से 2002 तक इसी पद पर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टाइम की हमारी द्रौपदी मुर्मू जी 2022 से वर्तमान में अब तक की हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं ये। यह स्वतंत्र भारत की 15वीं व्यक्तिगत राष्ट्रपति। व्यक्तिगत से क्या मतलब है? मतलब जो पर्सन इन चेंज हो रहा है ना, जो पर्सन चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से रिपीट भी करते हैं ना, तो उस हिसाब से नहीं, रिपीटेशन के हिसाब से नहीं, व्यक्तिगत बोल रहे हैं, पर्सनल हिसाब से कि पर्सन टू पर्सन। तो 15वीं है ये। ठीक, दूसरी महिला राष्ट्रपति पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। उनके बाद यह देश की सेकंड महिला राष्ट्रपति है और यह पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी है। यह भारत के इतिहास में आदिवासी समुदाय से, ट्राइबल समुदाय से, ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। यह उड़ीसा के संथाली, इंपॉर्टेंट है, संथाली जनजातीय परिवार से संबंध रखती हैं। और देखो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी इनसे पहले थे ना, अगर ये ना होती तो नीलम संजीव रेड्डी जी सबसे पहले ऐसे आपके राष्ट्रपति सबसे कम उम्र के थे, लेकिन अब ये आ गई है। तो यह भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली व्यक्ति हैं। इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। अभी बताया था ना आपको। आजाद भारत में जन्म। यह स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 के बाद में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।